6 स्टार्ट करते हैं जी। कैफ 1 FR1 का मेरे सामने आप लोगों की असेसमेंट खुली हुई है। कैसा हुआ टेस्ट, कैसी हुई असेसमेंट? मुनासिब हो गई। ये जो बच्चे बैठे हैं इन्होंने टेस्ट दिया हुआ है, बाकी तो माशाल्लाह पीछे खड़े हैं। ठीक है, बाकी कोई फ्रॉडिया तो नहीं ना बैठा हुआ है? चेक कर लो। नहीं यार, मेरे बच्चे मेरे साथ धोखा नहीं कर सकते, जो मर्जी हो जाए। देखो ना, जो बैठे हैं उनको वैसे दुआ देता है बंदा, शुक्र है या अल्लाह इनको तुमने टेस्ट की तौफीक दी, या अल्लाह इनको ऐसे ही मेहनत करने दे। और जो खड़े हो जाते हैं उनके लिए तो रात को भी याद आ जाती है दुआ करनी, या अल्लाह उनको भी हिदायत दे दे, या अल्लाह उनको भी हिदायत दे दे। अल्लाह वो तो अपने माँ बाप को भी नहीं सोच रहे, अपने उस्ताद की मेहनत को भी नहीं सोच रहे, या अल्लाह तू ही उनको कोई हिदायत दे दे। लेकिन जो फ्रॉडी होते हैं ना, उनको ना खुशा मिलता है ना मिसाले सुना। ठीक है ना, तो मुझे पता है मेरा कोई बच्चा से फ्रॉड नहीं हो जाता, ऐसी बात ना किया करो। ठीक है, जरा रास्ता थोड़ा बना के रखो। ठीक है ना, जरा अंदर जाओ ना, गली में तंग तो हो जरा। हाँ भाई, टेस्ट क्यों नहीं दिया? कुछ जेन्युइन रीजन है तो हाथ खड़ा करे कोई बंदा जेन्युइन। हाँ, क्या हुआ था? ये कुछ हमारी अपनी शादी की वजह से रुक जानी है। कोई नहीं, शादी पे गए थे ना। कब हुआ था? कल ही ठीक हुए हो? आ जाओ, बैठ जाओ। डेंगू वाले बैठ जाओ भाई। और कोई कोविड वाला भी है, वो भी बैठ जाए। अच्छा जी, चले बस। यार ये क्या कैमरे के आगे तुम्हारा सर आया है? मैंने कैमरे के आगे ऐसे ना यहां से लेके यहां तक तलवार लगा देनी है। जिसका भी सर आए हो भाई, टीए साहब आने वाले मौजूद मेहमानों को फरमाते रहे कि अगर टेस्ट नहीं दिया हुआ तो वहीं खड़े रहें। ठीक है, और रास्ता प्लीज बना दें, और आने वालों को ये बताते रहें, चेक मत करें। ये सब सच्चे बच्चे हैं, कोई झूठ नहीं बोलता, और ये सब इंशाल्लाह पास होने वाले हैं। जो खड़े हैं, जो बैठे हैं, टेस्ट दिया वो भी। अच्छा जी, चले वापस आए, बस बहुत हो गया। सुने असेसमेंट अटेम्प्ट की, ये बच्चे बैठे हैं इनकी बात कर रहा हूं। सारी असेसमेंट अटेम्प्ट की, ओके। हर क्वेश्चन ट्राई किया, पूरी फाइट की। कितने बच्चों को लगता है कि हम 32 नंबर ले लेंगे कम से कम? यार तो बहुत ज्यादा है माशाल्लाह, जबरदस्त। देखते हैं। अच्छा प्लीज बस भाई, उकाब और कबूतर ये 2 MCQs थे, कर लिए थे। चलो इनको बाद में डिस्कस करेंगे। मेरा दिल है एक बड़ा सवाल कोई सा कर लें आज, हयात वाला ही कर लें भाई, सभी डिस्कस होने हैं। हाँ, क्या गलत दिया हुआ हो? सवाल में गलत दिया गया हो? सवाल में तो नहीं गलत। लेट मी देख। अच्छा जी, कुरैशी स्टील ट्राई किया, कैसा लगा ये सवाल? अच्छा, इस सवाल के अंदर ना आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए था सिवाय इस एक लाइन के। ये जरा बताता चलूं क्योंकि आपने आज घर पे इसको दोबारा ट्राई करना है ना, फिर कल मैं डिस्कस कर लूंगा। कहता है, जरा ओवर ले जल्दी, जरा सारे टेस्ट का ओवर ही हो जाए ना। MCQs दोबारा ट्राई करना, ठीक है। सोल्यूशन अपलोड कर दिया मैंने, आपको मिल भी गया तो नजर भी आ जाएगा आपको, एक दफा ट्राई कर सकते हो ना आप। तो MCQs को ट्राई करना, मसला होगा तो मैं दोबारा कराऊं, मैं हाजिर, मैं खादिम। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन 2, QSL साइन एन एग्रीमेंट विद PO पाक ओशन, पाक कंस्ट्रक्शन जो भी है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फैक्ट्री बिल्डिंग एट अ कॉस्ट ऑफ 100 मिलियन। यहीं पर रुक जाओ। इनवॉइस डेट 3 आ रही हैं, इनवॉइसेस 4, और उनकी 30, 20, 10 और 15 टोटल कितना है? 100 वाला प्रोजेक्ट है, 75 सिर्फ। अच्छा, ओके। यानी के अगर आप 2011 के अंदर ही सब कुछ 31 दिसंबर 2010 में करना था सब कुछ, ठीक है, तो ओहो किधर गया? तो 31 दिसंबर 2010 तक ये शायद कंप्लीट नहीं हुआ। जब कंप्लीट, अच्छा जब भी था, बहरहाल इसका मतलब ईयर एंड बीच में आ रहा था ना। ईयर एंड आ रहा था तो आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस को भी रोकना था, स्पेसिफिक का इनकम को भी रोकना था, इन्वेस्टमेंट को ईयर एंड पे, और जनरल लोन। हाँ, यानी हर चीज में रुक जाना था ईयर एंड पे। ठीक है ना, चलो पढ़ते हैं। इट वॉज एग्रीड दैट फैक्ट्री वुड बी रेडी फॉर यूज फ्रॉम 1 जनवरी 11। इसका मतलब ये 31 दिसंबर 10 पे जाके कहीं कंप्लीट होगी, ऐसे ही है, तभी रेडी टू यूज होगी ना 1 जनवरी 11 पे। अब रिक्वायरमेंट थी कंप्यूट कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, वाजिबा, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS एज ऑन होना चाहिए था, एज ऑन 30 जून 2010। तो 30 जून 2010 पे हमें कॉस्ट चाहिए कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का। रिक्वायरमेंट ही बता रही है कि वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है। अच्छा,
कॉस्ट है तो फिर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ने भी आना था और बोरिंग कॉस्ट तो भी, तो वो वर्किंग में हमने काम करना था। ठीक है जी, 30 जून 10 पे। अच्छा जी, अब कॉन्ट्रैक्ट किया है 1 जुलाई 9 पे और पता नहीं काम किस दिन शुरू हुआ, यहीं पे लिखा होगा वैसे, अगर ना लिखा हो तो फिर यही डेट बनेगी। ऑन 1 जुलाई 9 कॉन्ट्रैक्ट वाज साइंड। ठीक है जी, इट वाज एग्रीड दैट फैक्ट्री वुड बी रेडी टू यूज फॉर यूज ऑन 1 जनवरी 2011। अब 1 जुलाई 2009 से 30 जून 2010 तक हमारा ये साल था। ये प्रोजेक्ट लग रहा है को 1.5 साल पे फैला हुआ है, ठीक है ना। तो हमारा साल है 1 जुलाई 9 से 30 जून 10। ठीक है, द टर्म्स ऑफ पेमेंट वर एग्रीड एज अंडर, ओ तो ये भी था प्रोग्रेस पेमेंट। 10% एडवांस वुड बी मेड ऑन साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट, यानी 1 जुलाई 9 पे। तो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट आ गई ना 1 जुलाई 9 पे। तो कंस्ट्रक्शन चाहे स्टार्ट नहीं भी लिखा हुआ, हमारे पास एक डेट तो आएगी। ठीक है, वैसे कंस्ट्रक्शन भी हम अज्यूम कर सकते हैं इसी दिन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना, बहरहाल फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट तो यहां आ रही है, एडवांस तो इस दिन दे देना है। तो एडवांस क्या है, ठेकेदार को पैसे दिए, कंस्ट्रक्शन के ही दिए, तो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट 1 जुलाई 2009 पे जा रही है। गुड। फिर जी, द एडवांस पेड वुड बी एडजस्टेड एट 10% ऑफ क्वार्टरली प्रोग्रेस बिल्स, ये काम सीखा हुआ है। ठीक है, 5% रिटेंशन मनी वुड आल्सो बी डिडक्टेड, रिटेंशन मनी वुड बी रिफंडेड 1 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फैक्ट्री। भाई बैलेंस शीट तो नहीं बनानी थी, अगर बनानी होती तो इस साल में जितनी रिटेंशन मनी हम डिडक्ट करके अपने पास रखते वहां पे लायबिलिटी होती और नॉन करंट होती। क्यों? क्योंकि इस साल के एंड पे भी अभी बिल्डिंग बनी नहीं, अगले साल के 6 महीने गुजरने के बाद बननी है और उससे साल के बाद पैसे वापस करेंगे, तो नॉन करंट ही बनना था। लेकिन हमने अल्फा के अंदर बना ली थी, बैलेंस शीट यहां पे नहीं बनानी थी। प्रोग्रेस बिल्स वुड बी रेज्ड ऑन लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर एंड सेटल्ड ऑन 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ठीक है जी, यानी कि क्वार्टर, भाई क्वार्टर जुलाई को हमारा 1 जुलाई 2009 में हमारा साल शुरू हो रहा है। क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीनों का एक क्वार्टर। इसका बिल 30 सितंबर को रेज होगा, मतलब वो लाकर देगा और हम 15 अक्टूबर को पेमेंट करेंगे। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने, 31 दिसंबर को वो बिल आएगा, हम 15 जनवरी को पे करेंगे। इसी तरह से मार्च 31 वाला 15 अप्रैल को, और 30 जून 2010 वाला हम क्यों कहें जुलाई 15 को, हम तो कहेंगे पे ही नहीं करेंगे। अब इसका तरीका पता है क्या था, सवाल के अंदर एक आ रही थी इनवॉइस डेट और एक आपको लिख लेनी चाहिए थी पेमेंट डेट। ठीक है, क्योंकि रिसीट पेमेंट के अंदर इनवॉइस डेट ने नहीं आना था। ठीक है, हाँ हम बड़ी तफसील से कर चुके हैं, हमारी 23 में ना हमने कुछ ज्यादा ही टाइम लगा दिया हुआ है। ठीक है ना, सब कुछ ही आना चाहिए था, लेकिन ये अल्टीमेट सवाल था, अब इससे मुश्किल क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहां पे लिख लेना था ऐसे, अक्टूबर 15 2009, फिर जनवरी 16 15 क्यों भाई, हाँ सॉरी जनवरी 15 2010, ये मैं कहना चाहता था असल में। फिर अप्रैल भाई, अप्रैल 15 2010, और यहां पे चलो लिख लो जुलाई 15 2000, क्योंकि आपका रिसीट पेमेंट बनना था इस डेट के हिसाब से। ठीक है, लेकिन एसिड के अंदर कॉस्ट आती है बिल डेट के हिसाब से, यानी जब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऐड करनी थी तो ये सारी ही ऐड करनी थी। और CWIP ग्रॉस बिल से डेबिट होता है, ये भी बताया हुआ था। ये एडिट उठाकर आपने कॉस्ट ऑफ CWIP में ऊपर लिख लेना था और फिर बोरिंग कॉस्ट की बात बाद में चलनी थी। ठीक है ना, सही है। अगली बात, दिस इज ग्रॉस बिल, दिस इज ग्रॉस बिल, इसका 10% एडवांस कटना है, कितना बना 3, 5% रिटेंशन मनी है, 5% ही है ना, 5% 1.5, और नेट बिल जी 25 पॉइंट। अब इधर देखो, लेट मी टेक लाल वाला मार्कर, नेट बिल इज पेड ऑन दिस डेट एंड ग्रॉस बिल इज रिसीव्ड ऑन दिस डेट। यही हुआ, ये 30 सितंबर को 30 का बिल भेजता है, हम उसमें से ये पैसे डिडक्ट करके 15 दिन बाद उसको बुलाते हैं और ये पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, और बात समझ गए, ये काम सब सही किया था। चलो ये तो कर ही लेना था आपने, असल इसमें आप परेशान हुए होंगे। ठीक है, ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट में मैंने एक बार इसको डिलीट भी कर दिया था निकाल के एडजस्टमेंट को, मैंने कहा फायदा कोई नहीं। फिर मैं कहा यार ये बात अगर पर्चे में पूछ ले, मैं कह रहा हूं फायदा कोई नहीं, ऐसे करना इसको इग्नोर था बाय द वे। ठीक है, शक्ल बन गई तेरी, करना इसको इग्नोर था। अब इग्नोर क्यों करना था वो मैं बता देता हूं। अब इसलिए मैंने रख दिया, मैंने कहा चलो अभी का ख्याल है, अभी थोड़ा सा इनको टेंशन होगी, परेशान होंगे, ये क्या बात हुई, लेकिन चलो जिंदगी में याद तो रह जाएगी ना बात। ठीक है, तो इसलिए मैंने डिलीट करके और फिर मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। पढ़ते हैं क्या कहते हैं, ये नहीं पढ़ते। क्या नाम है आपका? हाँ उमामा, आपने क्यों नहीं टेस्ट दिया? तैयारी नहीं थी। IQ का पेपर छोड़ दोगे, तैयारी नहीं होगी तो
वो तो दोगे, तो फिर इसको सीरियस नहीं लोगे तो आईकेल के पेपर की तैयारी भी नहीं होगी। तो उमामा जो है वो इंट्रो के अंदर जब था तो ये एसी लेकर आया था। जब एसी घर लेकर आया था उमामा, तो उसके साथ उमैर भाई हमारे जो हैं, मेरा मोबाइल लेकर आए हैं, ले आए, कोई बात नहीं। उमैर भाई को उन्होंने साथ लिया कि चलो उमैर भाई जरा मेरी हेल्प कर दो, जज़ाकल्लाह, मेरी हेल्प कर दो और हम ना ये एसी अंदर पहुंचा देते हैं, ऊपर वाले फ्लोर पे लेके जाना है। आउटर यूनिट पकड़ा हुआ था दोनों भाइयों ने, उमामा और उमैर भाई ने, यू एंड यू ने। तो वो लाउंज से गुजर रहे थे इंट्रो में और गिरा था शीशे के टेबल पे वो आउटर यूनिट, और शीशा गया था टूट, और अम्मा ने फ्लाइंग चप्पल भेजा था, कान पकड़वा दिए थे कि मुझे तो तुम ये 70,000 का एसी लाए, मुझे तो 1 लाख में पड़ गया ना, 30,000 का तुमने मेरा टेबल तोड़ दिया। अब अम्मा को क्या कह रहा है, अम्मा आइए 16 कहता है ये एसी आपको 70 में पड़ा, लाख में नहीं पड़ा, क्योंकि मेरी नेग्लिजेंस की वजह से जो नुकसान हुआ है उसे एसिटी कॉस्ट में ऐड नहीं करना। याद आया कुछ? ये कुछ ऐसी ही बात थी, ये कुछ ऐसी ही बात थी, ठीक है। ऑन 30 अप्रैल 2010 टेस्ट दिया हुआ तुमने पठान टेस्ट दिया हुआ है? हाँ, अच्छा ठीक है। ऑन 30 अप्रैल 2010 हमारे साल में 2 महीने खत्म होने से पहले, जब साल खत्म होने वाला था, एन इनवाइस ऑफ 15 लाख वाज रेज्ड बाय कंट्रैक्टर फॉर डैमेजेस सस्टेन ऑन द साइट ऑन अकाउंट ऑफ बारिशें। उसने भेजा जनाब मेरी बारिशें बड़ी हुई हैं, बड़ा नुकसान हो गया है, आप मेरा ये नुकसान भरे। हमारी नेग्लिजेंस नहीं, उसकी तो है ना। अब हम आपस में लड़ाई करेंगे, ठीक है। अगर सारे उसको पड़ गए तो वैसे ही कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, 1 रुपया जेब से निकलना। और अगर लड़ाई में कुछ वो जीत जाए और हम कुछ पे भी करते हैं तो वो हमारा एक्सपेंस है, एसिडी कॉस्ट में ऐड नहीं हो सकता। बात समझे हैं? तो कहते हैं आफ्टर लड़ाई QSL finally agreed to make additional payment of 1 million to compensate the contractor. The amount paid on 15 May, it is expected that 75% of payment would be recovered from insurance company. ये सारी कहानी को क्या करना था? इग्नोर। इसके साथ यूं करके लिखें IG नोरी। ये क्या करना था? इग्नोर। भाई देखो, नेग्लिजेंस हमारी है या उसकी है तो नेग्लिजेंस, ठीक है। बारिशें आई थी तो वो सीमेंट कवर कर लेते, क्यों बाहर पड़ा रहने दिया, क्यों एहतियात नहीं की? अब बारिशों से नुकसान हो गया है तो वो नुकसान एसिडी कॉस्ट में ऐड नहीं हो सकता। अब नुकसान तो नुकसान है, अगर सारे के सारे हमें पे करने पड़ जाए तो हमारा नुकसान है, हम एक्सपेंसेस में उसको लिखेंगे, हमारा नुकसान हो गया, ठीक है। लेकिन वो एसिडी कॉस्ट में ऐड नहीं हो सकता कि हम उसको एसिड कॉस्ट में ऐड करके डेफिसिट करते रहे। यही तो असल कॉन्सेप्ट था कि नेग्लिजेंस की, एसिड के लिए जरूरी खर्चा था ये, बारिशों में डैमेज करवाओ जरूरी था ये, एसिड काबिल इस्तेमाल लाने के लिए जरूरी खर्चा है ये, नहीं है जरूरी खर्चा, एसिड कॉस्ट में ऐड मत करो। अगली बहस तो बात की है, हमने एसिड रिसीट पेमेंट भी नहीं लेंगे, हमने एसिड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड नहीं ना रहा बेटा, ये हमने एसिड की कॉस्ट निकालनी थी, ठीक है। प्रॉफिट लॉस बना रहे होते तो ये 1 मिलियन का एक्सपेंस आता हमारा, इंश्योरेंस वालों से आ रहा है तो हम 75% को रिसीवेबल बुक करते और 25% को हम एक्सपेंस बनाते, जैसे कोई लॉस होता है वो, ठीक है। ओके, इट्स फाइन। आगे क्या है? आगे कुछ भी नहीं है। चंदा कॉस्ट ही नहीं ले रहे हम कॉस्ट ही नहीं ले रहे। जब हम एक चीज खर्चा ले ही नहीं रहे तो उसकी कंपनसेशन को हम क्यों लें? आप ये कह रहे हो ना कि हम वो इंश्योरेंस वाली बात कर लें, पैसे आ रहे हैं, और भाई जो पैसे आ रहे हैं तो लॉस कम कर देगा प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर 10 लाख हमने पे किया कंस्ट्रक्शन वाले को, 7,50,000 इंश्योरेंस वालों ने दे दिया, तो हमारा 2.5 लाख एक्सपेंस है एक्सपेंस ही ना, तो एक्सपेंस इधर लाए हैं हम, ना ही उसकी रीइंबर्समेंट हम यहाँ ला रहे हैं। अलग कहानी है, एसिडी कॉस्ट में ऐड करना कहानी होगी बस। क्यों मैंने लम्हा पा लिया जी? हाँ भाई वो बात तो खत्म हो गई है, तो वो तो आगे तो चलने दो, हमें अभी इक्विटी का तो मैंने नाम ही नहीं लिया। हद होगी यार भाई, वो बात क्लियर है सबको। अब आगे बढ़े। द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हैज बीन फाइनेंस्ड थ्रू फॉलोइंग सोर्सेज। इश्यू ऑफ राइट शेयर्स अमाउंटेड टू 15 मिलियन ऑन यकम सितंबर 9। पहली पेमेंट कब की थी? यकम जुलाई 2009। ऐसे की था ना, एडवांस पे किया था। अब पहले दिन तो राइट इश्यू भी नहीं आया था, फिर बैंक लोन ऑफ 25 यकम दिसंबर को आया, तो कोई बात नहीं है, बताया तो था ज़बानी कि पहले ही दिन जनरल लोन से पेमेंट कर दो, यकम जुलाई को जनरल लोन से पेमेंट होगी, ठीक है। अच्छा, अब एक मसला थोड़ा सा आना था जो मैंने बताया था, बारहा बताया था क्लास के अंदर, कि जब आपने कमेंसमेंट की डेट लिखनी है ना, लेटर ऑफ, आपने लिखना है लोन रिसीव, स्पेसिफिक लोन रिसीव, वर्क स्टार्टेड, फर्स्ट पेमेंट। अब फर्स्ट पेमेंट तो यकम जुलाई को है, फिर वर्क स्टार्टेड अज्यूम करो यकम जुलाई को है, लेकिन ये कल सवाल करवा दूंगा अगर आपको जरूरत महसूस होगी, ठीक है। लेकिन लोन रिसीव्ड हुआ यकम दिसंबर को, तो लेटर क्या है? यकम दिसंबर। अब अगर आप लेटर से इस रिसीट पेमेंट को बनाते हो तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्यों है?
पहली पेमेंट तो 1 जुलाई को हो रही है जनरल लोन से, तो यहां पर वाहिद सवाल था जिसके अंदर हमारा रिसीट पेमेंट जो है वो लेटर से नहीं बन सकता था, वरना हमेशा लेटर से बन जाता था। ठीक है, तो हमने इसको 1 जुलाई से ही बनाना था। ठीक है, लेटर से नहीं बनाना था। ओके, क्लियर है ये बात? एंजॉयड? ये बात की थी मैंने, नहीं की थी मैंने कहा था एक सवाल आएगा आपकी जिंदगियों में, वो दिन इसी दिन से डराता था आपको। ठीक है, होश करो होश करो, तुम लोगों ने टेस्ट ही नहीं दिया, किसी की तैयारी नहीं है, किसी की तबीयत खराब है। बड़ी मेहरबानी, सैल्यूट करता हूं मैं आपकी इस एफर्ट को जो आपने घर पे सॉल्व किया है। ठीक है जी, खड़े रहो। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हैज बीन फाइनेंस थ्रू, इधर देखो, राइट इश्यू आया, स्पेसिफिक लोन है और जनरल लोन एक ही था, कोई मसला नहीं था इसके अंदर। ये सवाल आप कोशिश करके आपने कर लेना। ठीक है, कॉस्ट ऑफ CWIP लाइफ नहीं दी, डेप्रिसिएशन भी कर लेते हैं। लाइफ दी भी, लाइफ हो ही नहीं सकती थी, अगर दे भी देता तो डेप्रिसिएशन नहीं हो सकता था भाई, ये अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। हाँ भाई, दूसरा सवाल मुझे उम्मीद है कल करके आओगे। कल मेरे टीए सबसे पहले बाहर ये होमवर्क चेक करेंगे। असेसमेंट 1 क्वेश्चन नंबर QSL, ये सबके और बगैर सोल्यूशन देखे इंशाल्लाह करेंगे, और 18 नंबर का सवाल इंशाल्लाह सही करेंगे आप। मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी करवाने की, जरूरत पड़ेगी तो मैं 10 बार करवाने के लिए तैयार हूं, मसला नहीं है, लेकिन फायदा नहीं है बेटा, मैं करवा दूं तो बातें 2-4 डिस्कस कर ली, सुन ली, सोल्यूशन देखे बगैर एक ईमानदारी वाली ट्राई दोबारा कर देना। ठीक है ना, हमने ICAP के लिए तैयारी करनी, नहीं होगा मसला होगा, कुछ सूरत मुझे महसूस हुआ कि नहीं मसला हो रहा है तो मैं आप लोगों के साथ उसको दोबारा सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, और जबरदस्त सवाल, दिस वॉज द, नहीं वो साइंटिफिक फॉर्म आगे की कहानी है ये। ठीक है ना, ये एडवांस वर्जन है। ओके, ये मेरे हिसाब से सबसे जबरदस्त सवाल था, आसान था, यही पास करने वाला। आई थिंक हयात वाला सवाल आसान है। अच्छा भाई देखो, पास होना चाहिए, ठीक है ना, जिसका 40% से कम मार्क्स आने हैं ना उसको भी सजा मिलनी है रिजल्ट वाले दिन, और आप लोगों ने उस दिन भी खड़ा होना है क्योंकि आपका तो 0%। क्या ख्याल है? ठीक है, ज़हनी तौर पे तैयार रहो। आज मैं बिल्कुल गुस्से में हूं, सुबह वाली क्लास में पूरे 1.5 घंटे बच्चे, 1 घंटा 15 मिनट बच्चे खड़े हुए हैं। चलो जी, फिर सुपर पाइप्स आपको इतना अच्छा लगा है तो इसको होमवर्क में करो, फिर हयात इंडस्ट्रीज को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, वो मतलब कि कल पे ले जाते हैं, मैं हयात वाला सवाल अभी करवा देता हूं, 2 में से एक ही हो सकता है, टाइम इतना नहीं है कि मैं दोनों कर सकूं, और अगर मैं ये करवा दूं सुपर पाइप्स तो हयात इंडस्ट्रीज हो नहीं सकेगा। कोई एक है, बता दो कौन सा करना। याद करवाना, डिस्क्लोजर्स भी पढ़ाने हैं, फिर जब नोट पूरा बन जाएगा ना, IAS 16 के डिस्क्लोजर्स रीड करवाने रहते हैं, जब सामने आ जाएंगे तो सिर्फ अंग्रेजी पढ़ते जाने, वो सामने नजर आते जाएंगे। ओके, तो असेसमेंट 1 क्वेश्चन नंबर सुपर पाइप्स लिमिटेड है, SPL यही नाम है ना? क्या और क्वेश्चन 1 तो है ही। चलो अब हयात इंडस्ट्रीज करते हैं। ठीक है, अगर टाइम बच गया एंड पे लेट्स से, तो मैं सुपर पाइप भी डिस्कस कर लूंगा। ठीक है ना, चलो। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू PPE ऑफ हयात इंडस्ट्रीज लिमिटेड HIL फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020। ईयर एंड 30 जून 20 है, बैलेंसेज एज ऑन 30 जून 19 गिवन है। कौन से? ओपनिंग बैलेंसेज गिवन है। अल्लाह के बंदो, इतनी मौज वाला सवाल कहां से ढूंढोगे ऐसा सवाल? और खलो जा इन अकॉर्डेंस विद खालिद जी के स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर अ नोट ऑन PPE फॉर इंक्लूजन इन HIL फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2000। भाई नोट बनाना है 30 जून 2020 के लिए, तैयार हैं? ये 30 जून 20 की इंफॉर्मेशन है। मैं चाह रहा हूं कि नहीं सारा सवाल तो नहीं आना, बस ठीक है, फिर 1 बाय 1 ही चलते हैं। फिर ये नजर ना आए से बेहतर है इसको फेरते रहेंगे जी। नोट है, 1 साल का नोट है, और लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, व्हीकल है। तो फटाफट सोल्यूशन दोबारा करेंगे, सब बच्चे फॉर्मेट बनाएंगे साथ साथ। हरी आप पूरा सवाल करेंगे, क्योंकि फिर इसी से ही इंशाल्लाह हम डिस्क्लोजर्स करेंगे। मुश्किल तो हो रही होगी, लिखने में तो तंगी हो रही होगी, तो टेस्ट भी दे लेना था। हयात, अच्छा भाई यहाँ पे कोई एब्रीविएशन यूज नहीं करना, इसके नंबर कटेंगे इंशाल्लाह। वैसे तो शायद 1 नंबर हो इसका मार्किंग स्कीम में, लेकिन जो नहीं लिख के आया होगा उसको मैं ज्यादा नंबर कटवाऊंगा, क्योंकि ये मुफ्त के नंबर छोड़ के आते हैं। ठीक है, नोट्स टू द FS नहीं लिखना, ठीक है, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा लिखना है आपने।
फॉर द ईयर एंडेड भी पूरा लिखना है, 31 दिसंबर नहीं है 30 जून। अच्छा 30 जून 2020। बेटा कोई बात नहीं है, अल्लाह से मांगो दिल की रोशनी। क्या नई चीज है, किसको नजर नहीं आ रहा तो बताना जरा, बताना। बेटा इधर क्या लिखते होते हैं हम, नाम ही लिखा है मैंने, ठीक है। अब अगर मैं इसको इतना बड़ा लिख देता हूं तो फिर नीचे वाला जो देखने वाली चीज है ना वो नजर नहीं आएगी। हाँ भाई ईयर एंड वाली तकलीफ हो रही थी किसी को, ईयर एंड गलत लिखा है। कौन है ईयर एंड गलत लिखा है, कोई कह रहा था ऐसे सर ये, हाँ क्या किया था, नहीं 31 दिसंबर समझ लिया था, लेकिन सवाल में तो 30 जून का ही किया ना, सिर्फ हेडिंग में लिखा है गलत, सारा सवाल ही। कैसे सवाल करते हो, कमाल करते हो, पता नहीं क्या करते हो जी। नंबर कोई बताओ भाई, 12 मैं तो लिखूंगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मुकम्मल लिखना था, ठीक है। अब भाई जिसको नजर नहीं आ रहा था, अच्छा भाई जो सोल्यूशन के अंदर है, किसी ने देखा है सोल्यूशन, वही नंबर बता दो ताकि वो जरा सोल्यूशन से मैच हो जाए। 13 है ना, ओके ये लो। अच्छा भाई आने वालों को देखने के लिए जो चीज चाहिए वो मिलेगी, लेकिन अभी भी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट छोटा ही लिखा होगा, पीपी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। भाई ये फॉर्मेट आप तब बनाते हैं जब आप सवाल को एक बार पढ़ चुके होते हैं, ठीक है। बहरहाल सवाल के अंदर रीवैल्यूएशन मॉडल भी है और कॉस्ट मॉडल भी है, ठीक है। तो शुरू हो जाए फिर। ओपनिंग, उसके बाद चलो ट्रांसफर, इंपेयरमेंट तो नहीं थी ना, ट्रांसफर के बाद रीवैल्यूएशन, फिर एडिशन, डिस्पोजल्स, क्लोजिंग, उसके बाद अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कोई एक्डेप नहीं लिखेगा पर्चे में, उसका क्या मूड खराब होगा, ये क्या लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा। अच्छा ओपनिंग एंड स्टॉप एंड टेल मी द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। ये रेंट पे रिवैल्यूएशन हो रही है, तो फिर पहले डेप्रिसिएशन फिर ट्रांसफर। अच्छा वैसे ना अल्टीमेट सवाल था वो ऑर्चर्ड वाला, याद है वो अल्टीमेट था, क्लास में किया था ना हमने। डेप्रिसिएशन के बाद ट्रांसफर, फिर डिस्पोजल, फिर क्लोजिंग। कम से कम फॉर्मेट ही बंदा बना रखता है क्लास में आने से पहले, लाइको नहीं रहने दे, बस यही कुछ होगा, कुछ और तो नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस क्लोजिंग्स का बुक वैल्यू आएगी, उसके बाद मेजरमेंट बेसिस, डेप्रिसिएशन मेथड। पर्चे में टाइम बचाना, सिर्फ मेथड भी लिख सकते हो, लाइफ और रेट। बस चलो डेप्रिसिएशन मेथड ही लिख लिया। एक बार ये तो मसला हो गया हल। अब अगला मसला, मेरे लिए सबसे मुश्किल काम फॉर्मेट बनाना होता है, ठीक है। तो मैं सब बड़ी मुश्किल घड़ी से गुजर रहा हूँ क्लास की, ठीक है। लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, व्हीकल है, कोई नई शायद नहीं आई। यही थे ना सवाल आपने किया हुआ है, इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा। ओके टेस्ट दिया हुआ ना इन बच्चों ने, तो आपकी बात नहीं कर रहा। खड़े हुए अहबाब की, आपकी तबीयत सही है ब्लू शर्ट वाले भाई, तबीयत सही है, मसला तो नहीं हो रहा खड़े होने? गुड जी। क्या साथ वाला कह रहा है क्या देंदा, क्या मैं कह बिठा देना सी। ओके जी, लैंड, फिर बिल्डिंग। फिगर्स बाबा बढ़िया ने, थोड़ा थोड़ा नहीं मिलियन में तो है, लेकिन थोड़ी सी इधर भी तो हाँ रखनी पड़ेगी ना। नहीं अगर सवाल में 1000 में डाटा है तो मैं तो नहीं मिलियन में करूंगा, तुम ही करो। हाँ देखते हैं, मैं बता देता हूँ क्या हमारा उसूल होगा। इंट्रो वाला उसूल ही है, बिल्डिंग के बाद प्लांट, प्लांट के बाद व्हीकल। बस उसने रिक्वायरमेंट में कुछ कहा था भाई, आज कहता था आपको कि अगर टोटल का कॉलम और नॉर्मली आप आईकैप नहीं मांगता, रिक्वायर्ड नहीं होगा तो एक्सप्रेसली लिखा जाएगा। आप लोगों के साथ सबके पास टेस्ट तो मौजूद ही है, फिर भी देखें। इन अकॉर्डेंस विद IFRS, गुड लक। प्रिपेयर अ नोट ऑन PPE फॉर इंक्लूजन इन HIS फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020। कंपैरेटिव फिगर्स यानी 19 एंड कॉलम फॉर टोटल आर नॉट रिक्वायर्ड, दोनों ही रिक्वायर्ड नहीं थे। किस किसने टोटल कॉलम बनाया? माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बद दूर। और सवाल को रिक्वायरमेंट के एंड तक, आखिरी नुक्ते तक, फुल स्टॉप तक पढ़ा करो प्लीज। कितना टाइम जाया किया आप लोगों ने, और कोई अच्छे मार्क्स आ जाते आगे वाले जी। ब्रैकेट इग्नोर कर दी थी सर हमने। ओके जी, और ठहर जा यार, मैंने रोड़ा मुकान दे रहा, एक बार जरा मुझे ये काम करने दो। हाँ भाई
आप लोग ना पता है क्या करें, सवाल को पढ़ें, कुछ तक उसी भी करो एनी देर चे काबू ही ना आना, आगे वर्किंग है जरा ज्यादा, तो फिर मैं जरा वर्किंग्स ओपन कर लूंगा ना साथ ही। ये मेरी लाइंस हैं, ओके। खे क्या होता है? ओके होता है। खे खे मतलब मिट्टी, खे मिट्टी धूल, इसी को खे कहते हैं ना। ये चीज मेरे अजीज, आज खुली डुली जगह मुझे वर्किंग की टोटल कॉलम नहीं है, बड़ी खुशी हो रही है मुझे, और जिन बच्चों ने बनाया है मुझे उन पे ना बड़ा गुस्सा आ रहा है सच्ची मुझे। अच्छा आप देखो भाई, बच्चों का सवाल आता है सब नोट कब बनेगा, मैंने जवाब दिया था हमेशा बनेंगे, सब नोट्स हमेशा बनेंगे, जब नोट मांगेगा सब नोट्स बनेंगे। आगे जरूरत की बात है, रिवैल्यूएशन है तो उसके 3 है, और उसके अलावा कोई चीज आ जाए तो उसकी मूवमेंट, ठीक है। ओ सीट भी भूल गए, अच्छा। तो यहाँ पे सब नोट्स बना लेंगे हम। 12.1 में हम अंग्रेजी मारेंगे थोड़ी सी, फिर 12.2 में हैड देयर बीन 13 है, पहले मैंने 12 लिखा था ना, 13.1 13.2 हैड देयर बीन नो, इसके लिए हमें जो है 2 अंग्रेजी की लाइनें और 1 2 3 ये जगह छोड़नी पड़ेगी। फिर मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन, देखेंगे बनाना या नहीं बनाना, नहीं आप लोगों ने भी बनाना हो सकता है ना घर पे, और जरूरत के मुताबिक कोई और भी आ सकता है, इसलिए मेरे ख्याल में सारी जगह ही छोड़ देते हैं, और उम्मीद तो है यहाँ तक काम बन जाएगा हमारा, और वर्किंग खेलेंगे आगे। लो जी, हार्ड टाइम्स आर ओवर फॉर मी, नाउ सॉफ्ट टाइम्स आर कमिंग। आपके लिए हार्ड अब शुरू होता है, और कुछ भी नहीं था, बस रिवैल्यूएशन सरप्लस की बच्चों को समझ नहीं आ रही, कोई मसला ही नहीं है। ग्रांट तो था ही ऐसे, वन ऑफ सी एडजस्टमेंट है ना, इससे पहले कभी ऐसे आई ना इसके बाद कभी आई, तो ये जो आई समझा दूंगा। अच्छा, बरकत के लिए ऐसे एडजस्टमेंट्स का होना जरूरी है, वरना ना आपकी नजर अल्लाह से हट जाती है, अल्लाह माफ करे। कहते हैं लो जी हमें तो आता है, ऐसे कभी नहीं सोचना, ठीक है। ओके, देखो मैं बैठ के पढ़ा रहा हूं क्योंकि मेरा पर्चा पास है। एग्जाम्पल है एक छोटी सी जी, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हो, कौन सा, ठीक है, एक एग्जाम्पल उसकी बना रहा हूं। 1 जनवरी 15 पर हमने एक एसिड खरीदा, ठीक है जी, उस एसिड की कॉस्ट है 500, ठीक है, और इसकी लाइफ है 5 साल। तो 31 दिसंबर 15 पर डेप्रिसिएशन करनी है स्ट्रेट लाइन मेथड, तो 500 बटा 5 कितना आया, 100, 400 आ गया। अब मेथड कौन सा है, तो इसलिए 31 दिसंबर 16 पर फिर डेप्रिसिएशन के लिए सेम फॉर्मूला, 500 बटा 5 100। मुझे आज लिखने दो, मुझे मत रोकना, मैं दोबारा फॉर्मूला आज मुझे लिख डालने दो एक बार और फॉर्मूला। 31 दिसंबर संतरा पर डेप्रिसिएशन, मौसम आ गया ना। सरगोदा के कौन कौन है, सरगोदा के, हाँ संतरों का, यार तू बैठ जा यार, उस्ताद तू बैठ जा यार, तेरी मेहरबानी यार, तू उधर चलो। मतलब माल्टो का सीजन आया तो बंदे को सरगोदा वाले सारे दोस्त याद आ जाते हैं। अच्छा जी, 500 बटा 5 100, माल्टा ही ना बना दो तुम्हें, मैं देख लेना, बैठना मत अब। अच्छा जी, ले ले तो कुर्बानी में याद आएंगे हमें। ओके, यू नो व्हाट इज लेला, सॉर्ट ऑफ गोट, हाँ क्योंकि वो तो लैम्ब होता है। अच्छा छोड़ो, वापस आओ, अच्छा वापस। स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ से डिवाइड करते हैं, 100 की डिडक्शन आ रही है, ठीक है। मैं कहता हूं एक और काम भी हो सकता है, ऐसा कर लो, ठीक है, पहले साल तो यही करना है, ऐसा कर लो, इंट्रो की बात है ये, वैसे इंट्रो की रिवीजन है, आप 400 यानी बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करो, आंसर वुड बी सेम। आप बुक वैल्यू को, स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करो, आंसर वुड बी सेम। चेक कर लो बेशक, बात समझ आई है। यानी कंक्लूजन क्या ड्रॉ करेंगे, छोटी सी एग्जांपल को नोट करके हम बाद में, पहले सुन तो लो, पहले मेनू तो बना दो कंक्लूजन, कोई 10 बार चेंज होना है इसलिए सुन लो। कंक्लूजन क्या ड्रॉ करेंगे, आसान अंग्रेजी आप लिखेंगे ना, रिफाइंड वर्जन, कि स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्शन हो तो चाहे कॉस्ट को डिवाइड करो ओरिजिनल लाइफ से या बुक वैल्यू को डिवाइड करो रिमेनिंग लाइफ से, आंसर होता है सेम टू सेम, ठीक है जी। तो लिखो इन स्ट्रेट लाइन मेथड, इन SLM या अंडर SLM जो भी लिख लो, अंडर
मैंने SLM बोला, तू स्ट्रेट लाइन लिख रहा है पूरा यार उस्ताद। अंडर SLM, अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वुड बी सेम either we divide cost by original life or book value by remaining life. Either we divide cost by original life or book value by remaining life. बात समझ गए? ये बात लिख के ना छोटा सा इस एग्जांपल को, ये अज्यूम डाटा है, इसको लिखो और फिर इस सारी चीज को एक डिब्बे में बंद कर दो। ये बाद में यूज करेंगे फिर। कौन कौन थक गया है? मुझे खड़े रहे और बाकी बैठ जाए, सारे बैठ जाओ यार, मुझे क्या मिलना है ऐसे सजाएं दे दे के। कुछ हंसते हुए आ रहे हैं, आप चेक करें उनकी गैरत का लेवल। वहीं पे बैठो, वहीं पे जहां पे जगह मिले, यहां पे जाओ। अब इधर कहां बैठोगे? ये कैमरे में तो नहीं आया कैसे गए हैं उधर? भाई जल्दी कर लो यार। यार देखो, अब इतना टाइम नहीं होता आप लोगों की फजूल हरकत की वजह से। अभी मेरा दिल तो कोई नहीं था। ये कैमरे के आगे वालों के ना आगे सर उड़ा दिया करो। वहां से यहां तक एक तलवार लटकानी मैंने, जो कैमरे के आगे आएगा ना। ओके, सर खुद बचाया करें अपना। अच्छा जी, नोट हो गया? ये जल्दी करें नोट, मैं बातें कर, तब तक ये बैठ जाए। मैंने कहा तब आप लोग नोट भी कर लें, तब तक ऑनलाइन में तो पॉज करके भी किसी वक्त नोट कर लेते हैं। पॉज का ऑप्शन है, लो पॉज हो गया, अब प्ले हो गया। लेकिन ये प्ले अपनी मर्जी से होता है, पॉज भी अपनी मर्जी से, नहीं कि मेरी मर्जी से। चलिए शुरू करें अब काम। अच्छा जी, अब आ जाए इधर। ये 30 जून 2010 की डिटेल्स गिवन है। लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है और व्हीकल है। मेरे ख्याल में तो लैंड बिल्डिंग को पहले पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो लैंड ओपनिंग ये 30 जून 10 का मतलब यकम जुलाई, 30 जून सॉरी 19 का मतलब यकम जुलाई 19 भी है। और हमारा नोट 30 जून 20 का है, तो ओपनिंग बैलेंस यकम जुलाई 19 को ही हमें चाहिए, ठीक है। तो यकम जुलाई 19 के बैलेंसेस अवेलेबल हैं। 1 लाख लैंड की कॉस्ट है या रिवैल्यूड अमाउंट है। हमने तो लड़ाई खत्म की, हमने ग्रॉस कैरिंग अमाउंट लिखी हुई है। कॉस्ट भी इसी में आ जाती है, रिवैल्यूड अमाउंट भी इसी में। कितना है जी लैंड? 100, जो यहां पे लिखा हुआ है, जो यहां पे लिखा हुआ है। 1-2 चीजें मिलियन में है, मैं मानता हूं, लेकिन बाकी सारा डाटा थाउजेंड्स में है, थाउजेंड्स में ही करेंगे, ठीक है जी। 100,000, ठीक है जी। उसके बाद डेप्रिसिएशन, ये तो होता ही नहीं है। मैं तो यूं करता हूं मेरे ख्याल से कि लैंड ही लगाते हैं, लैंड, ठीक है। ये तो एप्लीकेबल ही नहीं है ना लैंड, ओके। तो क्लोजिंग क्या आ गया? 0। लेकिन अभी इसको ना क्लोज करो, हो सकता है फिर रीवैल्यू हो रहा हो इस साल में, हो रहा है। चलो कर लेंगे, कोई नहीं, इसके साथ भी। पहले मैं तो कहता हूँ लैंड को ही देख लेंगे, बिल्डिंग की तरफ बाद में जाते हैं, ठीक है। चलो वर्किंग में, वर्किंग 1, डेट, डिस्क्रिप्शन, लैंड, रिवैल्यूएशन, सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस। अब ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि पहले रिवैल्यूएशन हो और वो बैलेंस दे दे। सवाल पहली दफा ऐसा आया, ठीक है। तो स्टार लगाया उसने, और स्टार लगा के क्या कहता है जी? एन अमाउंट ऑफ 12 मिलियन हैड बीन चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस अपॉन प्रीवियस रेवोल्यूशन रिवैल्यूएशन। प्रीवियस रिवैल्यूएशन कब हुई? नो आइडिया। डेट ऑफ प्रीवियस रिवैल्यूएशन वॉज मिसिंग। लेकिन इतना पता लग गया कि जो पिछली रिवैल्यूएशन हुई थी उस पे लैंड के ऊपर हमें क्या आया था? 12 मिलियन का लॉस। 12 मिलियन हैड बीन चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस। आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस में तो लॉस ही जाता है, और चार्ज का लफ्ज भी बता रहा है कि ये एक एक्सपेंस आया था, यानी रिवैल्यूएशन लॉस है। ये क्या है जी?
रीवैल्यूएशन लॉस। कितने बच्चों को पता लग गया था कि ये रीवैल्यूएशन लॉस है? अब तो पता सबको लग गया होगा, ठीक है। इधर क्यों नहीं लिखा इसने? क्योंकि यहाँ ऊपर ना हेडिंग इसने रीवैल्यूएशन सरप्लस की दे दी थी, तो वहां पर नेगेटिव लिखने की वजह यहाँ भी लिख दो नेगेटिव, बच्चे को समझ लग जाएगी। बहरहाल रीवैल्यूएशन लॉस कितना है जी? 12। कितना है? 12। अब हम इस वक्त मौजूद हैं 1 जुलाई 2019 पर, ठीक है। और हमारे पास इस दिन की होती है, आपको पता है, बुक वैल्यू। वो अलग बात है कि लैंड की बुक वैल्यू उसकी कॉस्ट ही है, क्योंकि डेप्शन तो होती नहीं है, ठीक है। तो बुक वैल्यू इस वक्त कितनी पड़ी है? 1 लाख, ठीक है। लेकिन साथ ही अगली बात भी, थाउजेंड में कर रहे हैं, अच्छा। साथ ही अगली बात, कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस इसका पड़ा है? लॉस पड़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस, यस, ठीक है। लेकिन कोई मसला नहीं है इसका, तो लॉस वगैरह कहीं लेकर ही नहीं जाना होता हमने। डेप्रिसिएशन जो नहीं है लैंड की, ये जितना होगा, ये जितना आया था ये उतना ही पड़ा है। नीचे वाले की प्लानिंग भी कर लेना, ओके, ठीक है। क्या था को मसला? अब ऑन 30 जून 20, revalued amount of land and building were assessed by समझदार कंसल्टेंट एट 120 एंड 35 रिस्पेक्टिवली। यानी 120 क्या है? लैंड की रिवैल्यूड अमाउंट और 35 बिल्डिंग की। अब 30 जून 20 तक लाना है तो डेप्रीशिएट करेंगे पहले। हाँ चलो, मुझे अब लिख तो लेने दो। डेप्रीसिएशन तो इसकी होनी नहीं है, तो यहां से भी कुछ एडजस्टमेंट नहीं होगी, ठीक है ना। तो अच्छा लिख देता हूं मैं। तो वक्त आपने तो पर्चे में बचा लिया होगा, आपने ये काम किया ही नहीं होगा। मैं तो आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि अगली वर्किंग में आसानी हो जाए। तो ये हमारे पास बुक वैल्यू आ गई 30 जून 2020 की, ठीक। डेप्शन तो होती नहीं है, तो आप ये स्टेप अवॉइड भी कर सकते थे। आप डायरेक्ट भी 30 जून 20 के ऊपर ये दोनों फिगर्स लिख सकते थे, और ऐसे ही करना चाहिए था आपको, ठीक है। ये ऊपर वाला काम मैंने वैसे ही इजाफी किया, बिल्डिंग की तैयारी की, ठीक है। उसके बाद भाई 30 जून 20 पर एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे। कितनी है? 1,20,000। तो 20,000 का क्या आ गया? रीवैल्यूएशन सरप्लस। इस सरप्लस ने पहले 12,000 के लॉस को एडजस्ट किया और बाकी 8,000 रीवैल्यूएशन सरप्लस स्टैंड कर रहा है। एंड दिस इज ओवर। क्यों ओवर? क्योंकि डेप्रिसिएशन तो है ही नहीं, होती भी तो वो पहले हो चुकी होती, इस दिन तो फिर भी ना करते, ठीक है ना। यानी कि बिल्डिंग की बारी भी जब आएगी तो कुछ नहीं करेंगे इसको, ओके, सही है। इसको क्लोज नहीं करते। अच्छा चलो, अब ये एग्जांपल बड़ी गलत जगह पे नोट होगी, लेकिन आप सबने नोट कर लिया ना, तो अच्छी बात है। नेक्स्ट वर्किंग 2 बिल्डिंग के लिए कर लेते हैं। तो डेट, डिस्क्रिप्शन, बिल्डिंग, रिवैल्यूएशन, सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस। नहीं, यहां से आगे वैसे यूज करना है ना बात को। अच्छा, अब ऐसे ही भाई बिल्डिंग, लैंड इज ओवर, लैंड को खत्म कर दें, यहां पे भी ले आए। देखो कोई ट्रांसफर कोई नहीं चक्कर होता, ठीक है। एडिशन है कोई नहीं, डिस्पोजल है कोई नहीं, सरप्लस आ गया है। कितना? 20,000 श्योर, 20,000 एंट्री, एसेट डेबिट 20,000। रुको, अभी क्या इधर भी चलो, फिर कहानी देख ही लें पूरी। ओपनिंग बैलेंस अरोज ड्यूरिंग द ईयर, ट्रांसफर्ड या एडजस्टेड, हम यूं लिखा करते थे, ठीक है ना। और क्लोजिंग बैलेंस। बात कर रहा हूं मैं इस वक्त लैंड की। लैंड पे तो भाई पहले लॉस हुआ करता था, इस साल के पहले दिन कोई सरप्लस, ओपनिंग में क्या था? लॉस। ड्यूरिंग द ईयर अरोज हुआ 20,000, ठीक है, टोटल। अब एंट्री क्या करते थे, इसकी एंट्री याद है? लैंड डेबिट 20,000, रीवैल्यू प्रॉफिट, पहले तरतीब से है, लैंड डेबिट 20,000, और उसने जाके देखा प्रॉफिट लॉस में 12 पड़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट 12,000 और बैलेंसिंग सरप्लस है। तो 8,000 यहां बिल्कुल आना था भाई, लेकिन देखो ना वर्किंग में सिखाया करता था एसेट डेबिट होना है, ठीक है, ओके। अब कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ भाई, और क्लोजिंग में हाँ जी वर्किंग के नंबर मिल जाएंगे आपको।
ये पहला झटका लगा आपको। ओके, यहां तक को मसला। चलो ये कितने पे आ गया? 1,20,000 पे। ये जीरो है और बुक वैल्यू आ गई 1,20,000। ठीक है जी, क्या हो गया? ये 3 सिफरें वाकई गले पड़ गई है ना। चलो नहीं भाई नहीं, अब तो निकल गया थी, अब तो निकल चुका थी जी। रीवैल्यूएशन और ये नॉट एप्लीकेबल है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इन इनफिनिट लाइफ। ठीक, मत लिखो बेटा, वो सरप्लस नहीं है ना। हमने यहां पर सिर्फ मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस लिखनी होती है। सॉल्यूशन को छोड़ दो फिलहाल, सॉल्यूशन को मैं बाद में देखूंगा मैंने क्या किया उसमें। क्लोजिंग 8,000 आ रहा है ना, ये ज्यादा आसान है। असल में सॉल्यूशन के अंदर गालिबन मैंने यूं किया हुआ है, -6,000 जमा सॉरी -12,000 जमा 20,000 माइनस एडजस्टमेंट के साथ करके 12,000 और फिर 8 ही आया। तो ये ज्यादा इजी नहीं है, ऐसे कर लो, सॉल्यूशन के अंदर बदल लो उसको। भाई सही है, ये बात समझ आई है? सॉल्यूशन मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यहां पे लिखा है जी लॉस पड़ा था 12,000 का और रोज ड्यूरिंग द ईयर 20,000 हुआ, ऐसे ही है। और फिर ये 12 के लॉस को एडजस्ट करने के बाद 8,000 बच गया। ठीक है, ट्रांसफर तो कुछ हुआ नहीं प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है, ये ज्यादा बेहतर है। हम सिर्फ रीवैल्यूएशन सरप्लस को देखा करेंगे, इधर ओपनिंग में सरप्लस पड़ा है या नहीं पड़ा। ठीक है ना, तो ओपनिंग में सरप्लस नहीं पड़ा था, 0 लिख दो, ये ज्यादा इजी है। क्लियर है? सही है, चलो ओके जी। अब बिल्डिंग की तरफ तशरीफ लाएं जरा इधर, मेरे पानी पीते पीते। जी बच्चों, बिल्डिंग 70,000 कॉस्ट भी हो सकती है, रीवैल्यूड अमाउंट भी हो सकती है। नहीं, लेकिन सरप्लस नजर आ रहा है डेट पर, इसका मतलब ये फिर रीवैल्यू हुआ होगा तो सरप्लस आया होगा ना। अब लास्ट रीवैल्यूएशन किस दिन हुई है ये नहीं पता, कोई बात नहीं। ये बिल्डिंग की 1 जुलाई 19 की कॉस्ट है या रीवैल्यूड अमाउंट है और ये 14,000 उसकी एक्यूमुलेटेड। तो 1 जुलाई 2019 पर मैं बुक वैल्यू लिख लेता हूं, 70,000 माइनस 14,000, 70,000 माइनस 14,000 इज इक्वल टू 56,000। ये बिल्डिंग की क्या आ गई हमारे पास? बुक वैल्यू। और साथ ही उसने कहा रीवैल्यूएशन सरप्लस इस दिन का कितना है? 16,000। ठीक हो गया जी, ये समझ में आती है बात? अब 30 जून 20 पर ये रीवैल्यू तो हुआ है, लेकिन पहले डेप्रीशिएट करना पड़ेगा, फिर ही रीवैल्यू होगा ना। अब जब हम डेप्रीशिएट करने लगे तो हमारे पास रीवैल्यूड अमाउंट नहीं है जिसको डेप्रीशिएट करें, बुक वैल्यू है हमारे पास। तो अब वो नहीं, रीवैल्यूड अमाउंट तो है। हाँ है, ठीक है, मान लेता हूं, ठीक है, ये भी करके देख लेंगे। लेकिन मैं जिस मसले की तरफ आपको लाना चाह रहा हूं वो ये है कि हमारे पास इस वक्त कितनी लाइफ गुजर चुकी है हमें उसका अंदाजा नहीं है। ठीक है ना, हम इसको ओरिजिनल लाइफ से डिवाइड करते हैं, किस दिन खड़े होकर वो लाइफ निकालते हैं, रिमेनिंग लाइफ किस दिन निकालते हैं? जिस दिन लास्ट रिवैल्यूएशन हुई थी। ठीक है, अब बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ का रेट तो 20 दिया हुआ है। अब ये पता नहीं कौन सा वाला है, लग रहा है लास्ट रिवैल्यूएशन का ही होगा। ठीक है, लग रहा है यूजफुल लाइफ तो यूजफुल लाइफ है ना, यूजफुल लाइफ उसने दी हुई है, लास्ट रिवैल्यूएशन का ही लग रहा है। मतलब मसला सिर्फ ये है कि रिमेनिंग लाइफ निकालना फिलहाल एक मसला बना हुआ है। ठीक है, रिमेनिंग लाइफ हम निकाल नहीं पा रहे। अगर रिमेनिंग लाइफ निकल आए तो क्या करेंगे हम? 70,000 को ओरिजिनल लाइफ से डिवाइड करो या 56,000 को रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करो, आंसर सेम आएगा। ये प्रूफ किया हुआ है हमने। ठीक है ना, अब देखते हैं ओरिजिनल लाइफ मिलती है या नहीं मिलती है। ठीक है, ओरिजिनल लाइफ होगी, लाइफ पास्ट निकलेगी तो रिमेनिंग लाइफ निकल आएगी। ठीक है ना, अच्छा चलो, मसला ये नहीं है, मुश्किल काम है। देखो दोनों चीजें निकल सकती, मैं भी बता दूंगा, प्रूफ करता हूं मैं। ठीक है, मसला यहां पे आकर आएगा, यहां वाला सरप्लस ओरिजिनल निकले तो उसको डिवाइड करें, तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाना था। एक आसान हल है, मुश्किल वाला काम भी करके दिखा दूंगा, काम दोनों हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो मैं रिमेनिंग लाइफ की तरफ दौड़ता हूं। ठीक है, और वो रिमेनिंग लाइफ हमें चाहिए किस दिन बोलो? एक मिनट, बुक वैल्यू, रीवैल्यूड अमाउंट, रीवैल्यूड सरप्लस लॉस, वर्किंग फ्री। रिमेनिंग लाइफ निकालनी है तो टोटल लाइफ माइनस लाइफ पास।
ताकि पता तो चले कि ये सरप्लस कितना कम होकर यहां तक पहुंचा है। चलो एसिड की तो आप कह लो जी यही लेटेस्ट डिवाइड अमाउंट नजर आ रही है, इसको तो हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात समझ, ये मैं मिटा रहा हूं, ये तो समझ आ गया हुआ है ना, दोनों ऑप्शंस मौजूद थे हमारे पास। ओके, अब रिमेनिंग लाइफ का नहीं पता, वो कहता है लाइफ तो टोटल 20 है, पास्ट निकाल लो तो रिमेनिंग भी निकल आएगी। तो ये काम हमने सीखा था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के फॉर्मूला से। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 1 ईयर 70,000 रीवैल्यूड अमाउंट गिवन है, डिवाइडेड बाय 20 की लाइफ भी गिवन है। ये 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई इनटू लाइफ पास्ड टिल यकम जुलाई 19 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एज ऑन यकम जुलाई 19। यही होगा ना, बोलो। अब इधर देखो, ये गिवन था 14,000 गिवन है, यकम जुलाई 19 तक कितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 14,000 गिवन है। 70,000 बटा 20 करो 3500 गिवन है। अब हमारे पास मसला क्या सिर्फ रह गया, लाइफ पास्ड टिल यकम जुलाई 19, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो लाइफ पास्ड आ रही है आपके पास, लाइफ पास्ड है 14,000 बटा 3500, ये 3500 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। आंसर इज 4 ईयर्स, ठीक है जी। अब टोटल 20 गिवन है, 4 गुजर गए तो रिमेनिंग ये रिक्वायर्ड थी हमें। अब देखो इधर देखना, इधर 70,000 को आप डिवाइड करो 20 से या 56,000 को डिवाइड करो 16 से, दोनों का आंसर मुझे बताओ क्या आता है। 3500 ही आएगा, ये 3500 ही आएगा। मसला ये नहीं था, मसला तो यहां पे था, क्या असल में सरप्लस था कितना, जिसको कम करते करते 4 साल में 16 पे पहुंचाया है। 4 साल ऐसे डेप्रिशिएट होता होता 56 पे पहुंचा 70 से। और बोलो वो मुश्किल, बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। शायद निकल तो आए वो भी, लेकिन मुश्किल प्रॉब्लम समझ आई है। एसिड 70,000 4 साल पहले रिवैल्यूड अमाउंट है, रिवैल्यू हुआ था 70,000 पे गया था और 70 से कम होते 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 56 पे आ गए। और बोलो ये 70 सवाल में गिवन था, ठीक है। 70 से 56 पे आया, ये 14 भी गिवन था, लेकिन ये 16 कहां से कम होके 16 पे आया, ये गिवन। तो इसलिए फिर मुझे ये वाला काम करना पड़ा, ठीक है। और ले लेता हूं मैं, ले देखा हाथ में भी, चल दे दिया जी। इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं बजाय इसके कि ओरिजिनल कॉस्ट से एक को डिवाइड करूं और दूसरे के लिए रिमेनिंग की तरफ जाऊं, दोनों जगह फॉर्मूला ये लगा लेता हूं। क्या स्ट्रेट लाइन मेथड है, कॉस्ट को डिवाइड करो ओरिजिनल लाइफ से या बुक वैल्यू को डिवाइड करो रिमेनिंग लाइफ से, आंसर तो सेम ही होता है। अब इसका आंसर आ गया और इसकी हेल्प से मुझे 16,000 को भी 16 पे डिवाइड करने का मौका मिल गया, ठीक है जी। ये भी तो उसकी बुक वैल्यू ही थी सरप्लस की। तो बोलो कितना आता है। अच्छा वैसे मैं बता देता हूं, असल में 1000 निकलने के बाद तो पता लग गया ना कि असल में 20,000 था। असल में सरप्लस 20,000 रहा होगा, हर साल 1000 कम होता 16 पे आया हुआ था 4 साल में। ऐसे ही ये कॉस्ट 70,000 थी, 35 करते हुए ये कहां पे 5600 पे पहुंची। और ठीक है, समझ रहे हो ना। लेकिन ये बात तो अब पता लगी, पर्चे में तो परेशान हो जाते हैं हम कि यार ये 16 भी तो कम हो, ये 16 पे पहुंचा है तो कहां कहीं से तो पहुंचा ही है ना। ये 70 तो उसने दे दिया था कि 70 से कम हुआ 14 और 56 पे आ गया, ठीक है। ये 16 कितने से कम होकर पहुंचा है यहां तक, वो पता नहीं था। तो उसका फिर आसान हल ये है, स्ट्रेट लाइन मेथड का। स्ट्रेट लाइन पे कॉस्ट को डिवाइड करो ओरिजिनल लाइफ पे या बुक वैल्यू को डिवाइड करो रिमेनिंग लाइफ पे। हमने प्रूव किया, आंसर सेम होता है। आपने यहां भी प्रूव कर लिया, आंसर तो सेम ही आया 3500। अब इसकी मुझे ओरिजिनल जिस दिन आया था वो पता नहीं था, तो इसलिए आसानी हो गई, 16 बटा 16 कर दिया, 16,000 बटा 16 कर दिया, ठीक है। और सही है तो फिर तब देखते बेटा, फिर सवाल ये थोड़ा ही होता, ठीक है ना। फिर सवाल बदलता ना, वो फिर डाटा उस हिसाब से देता। हर जगह पे अच्छी तो नहीं फिट हो सकती, ठीक है जी। इसने इस सवाल को इस हिसाब से बनाया, इस हिसाब से ये हो सके जी। तो 30 जून 2020 पर बुक वैल्यू बता दो। हाँ जी 52,500, 52,500 कहो और ये 15,000, ठीक है। सही है, ये समझ आ गया ना। तो रिड्यूसिंग बैलेंस का सवाल जब आएगा बेटा, वो फिर उस हिसाब से डाटा देगा, डिफरेंट होगा सवाल, इधर नहीं फिट कर सकते उसको जी। सही है यहाँ पे। अब उसके बाद भाई अपना पुराना काम, एक लैंड छड्डो, आगे तो कुछ भी नहीं है। इतना आसान सवाल था ये, रिवैल्यूड अमाउंट। तो इंट्रो ने जान नहीं छोड़ी, ये इंट्रो थी, इंट्रो प्लस FAR1। आपकी तो क्लास का नाम भी है इंट्रो प्लस FAR1। अच्छा दूसरी का तो है, ठीक है। अच्छा आप लोग तो 6 महीने में इंट्रो पढ़ के आए हो, आप लोगों को तो ये मसला होने ही नहीं चाहिए था। गलती बना ही लेंगे जी। रिवैल्यूड अमाउंट बताओ ना, करो
है? कितना लॉस है? सारी खुशियां गई और 2500 के काम अभी भी बाकी, चले गए प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक हो गया जी? कैसा लगा सवाल जी? अब सब कुछ तो गिवन है जी। ओपनिंग पे 70 सवाल में गिवन था ना, ये 70 सवाल में गिवन है, कोई नहीं कैलकुलेट करने की जरूरत। और इधर 14 सवाल में गिवन है, सब कुछ सवाल में गिवन था। ठीक है, सब कुछ सवाल में गिवन है। उसके बाद जनाब ये डेप्रिसिएशन करो पहले। 3500 की डेप्रिसिएशन आ गई। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन होगी तो ये सारे का सारा ट्रांसफर होगा। 17,500 ट्रांसफर हुआ और रिवैल्यूएशन लॉस। हाँ भाई, ये वाला भाई साहब इधर ये 17,500 एसेट में से ये नहीं माइनस किया, फिर यहाँ पे ये कर लिया था तो वहां पे क्या डेथ पड़ गई थी। तो 17,500 ट्रांसफर करके लॉस भी इतना ही आया। ये कोइंसिडेंस है भाई, दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। सिफर जी 35,000। और भाई यहां पर तो जीरो ही होना है क्योंकि ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन हो रही है जी। हाँ भाई ले लो। सोलह जो इस दफा डेफिन करने के लिए आपने यूज किया। अगर बहुत तकलीफ है कि जी ओपनिंग में तो और था तो फिर आप 16 से 20 कर लो, लेकिन मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। होता ये एक 4 बिल्डिंग्स हैं, एक 16 पे और बाकी 20 पे है, तो फिर 16 से 20 लिख सकते थे। यहां पे ऐसे कर लिया। ठीक है, एंजॉयड। क्या? हाँ हाँ जी, ऐसे ही होता है, ऐसे ही बताया होगा। अच्छा जी, उसके बाद प्लांट है और व्हीकल। पहले व्हीकल को पढ़ा देते हैं, आसान है तो से प्लांट भी आसान ही, लेकिन चलो पहले व्हीकल को पढ़ा दें। तैयार है? व्हीकल तो सबका ही सही हो गया होगा। वन ऑफ द व्हीकल्स हैड एन इंजन फेलियर ऑन 1 जनवरी 2020। हमारे साल के एन दरमियान में एक व्हीकल का इंजन सीज मार गया, फेल हो गया। एंड इट्स इंजन हैड टू बी सोल्ड एज कबाड़ फॉर 0.1 मिलियन। 1 लाख रुपए का उसे हमें कबाड़िए को देना पड़ा। द व्हीकल हैड बीन एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 18 एट अ कॉस्ट ऑफ 2.5 मिलियन। ये व्हीकल हमने 1 जनवरी 18 को खरीदा था 25 लाख का। ठीक है, 2500 हम कह लेते हैं, 1000 में चल रहे हैं। 40% ऑफ द कॉस्ट इज एट्रीब्यूटेबल टू इट्स इंजन। यानी 2500 का 40% कितना बनता है? 1000 रुपया उसकी इंजन की कॉस्ट थी और 1500 बाकी बॉडी की। दो द इंजन ऑफ सिमिलर कैपेसिटी वॉज अवेलेबल एट अ कॉस्ट ऑफ 1.2 मिलियन, द ओल्ड engine was replaced on 1 January 20 with a higher capacity engine at a cost of 1.8 million। भाई सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर में आपको कहा था या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है या रेवेन्यू। ठीक है, अगर कोई खर्च एसेट की लाइफ, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आउटपुट या क्वालिटी ऑफ आउटपुट बढ़ा दे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और अगर मेंटेन करे तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, लेकिन एक तीसरी चीज भी बताई थी, रिप्लेसमेंट ऑफ अ मेजर पार्ट। अगर किसी मेजर पार्ट को रिप्लेस करते हो तो जो नया पार्ट लगाया है उसको एडिशन के तौर पे रिकॉर्ड कर सकते हो, अगर पुराने के डिस्पोजल को रिकॉर्ड किया है। याद आ रही हैं बातें? बस इतना सही काम था इसमें। पुराने जाने वाले मतलब सीज होने वाले, फारिग होने वाले इंजन को डिस्पोज कर दो और नए को 1800 पे रिकॉर्ड कर दो। 1.2 को जस्ट इग्नोर करना था। नहीं लगाया 1.2 वाला इंजन तो उसको क्या कह रहे हो? ठीक है, नया लगाया तो नए को एडिशन करोगे। ठीक है, चलें फिर करें शुरू काम। चलो, तो ये बड़ा सिंपल था। अगर बातों को सिंपल ही रखते तो
लेकिन आप लोगों की तो आदत है सिंपल चीज के बारे में भी कहते हो पता नहीं इसके पीछे क्या है बात, असल बात क्या है हमें वो समझ नहीं आ रही। वर्किंग 4 आ गई भाई, ये वर्किंग के रेफरेंस तो दे लेना फिर जो फिगर आ रही है ना जहां जहां से, ठीक है। ओके मैं एंट्री कर देता हूँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बल्कि एंट्री क्या टाइम ज़ाया होगा, वर्किंग करते हैं, ठीक है। हमने यकम, ये गाड़ी कब खरीदी थी, यकम जनवरी 18 पे, ठीक है। तो ये इंजन भी साथ ही आया होगा ना उसके, ठीक है, थोड़ा 6 महीने बाद आया हो इंजन, 6 महीने पहले आ गया हो, गाड़ी के अंदर ही लग के आया उन्हें। तो यकम जनवरी 18 पे हमने ये इंजन खरीदा, ठीक है। कॉस्ट थी इसकी 2500 का 40%, क्या, हाँ तो व्हीकल में से ही इंजन निकाल के इंजन ऐड कर देना है। अच्छा 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 जी। उसके बाद 30 जून 18 आया पहली दफा, तो 1000 को डेप्रीशिएट करना है। और ऊपर देखा जाकर तो व्हीकल पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है 20%, ठीक है जी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 20%, ठीक है। तो 1000 इंटू 20% इंटू 6/12 कितना आ गया 100 बुक वैल्यू। ये 30 जून 18 की है, हमें तो मकसद 30 जून 19 से होगा ना, ठीक है, अभी तो रहने दो। तो 30 जून 19 आया, डेप्रीसिएशन करेंगे 900 पर 20%, 180, 720 की बुक वैल्यू आ गई, ठीक है जी। ये 30 जून 19 है और इसका मतलब यकम जुलाई 19 भी होता है, इसलिए लिखा कि डेप्रीसिएशन भी तो निकालनी है इसकी, ठीक है। अब यकम जनवरी 20 या 31 दिसंबर 19 एक ही बात है, चलो मैं अभी 31 दिसंबर 19 ही लिख लेता हूँ। डेप्रीसिएशन करेंगे अब 720 को 20%, लेकिन 6/12 जी 614 मुझे लगा 648 आंसर आ गया जी। डेट ऑफ सेल की बुक वैल्यू आ गई, लेकिन हम तो एसेट अकाउंट में से कॉस्ट निकालेंगे। ये रिवर्स मॉडल नहीं, कॉस्ट मॉडल वाला है जी। इंट्रो शुरू हो गई, ठीक है। तो देखो ना, इंट्रो भी तो पड़ी थी इस 20 नंबर में, ये तो मुफ्त के नंबर थे, ठीक है। लेकिन अब ये भी ना सही क्यों, तो फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ, 1000 में से 648 माइनस करो 300, कैसे बोलते हो बहाना जी। हाँ भाई, स्टेप 1 एसेट अकाउंट को क्रेडिट करो, एसेट की कॉस्ट, यार रिवेल्ड अमाउंट नहीं है, क्यों स्टन हो गए, इतनी आसान बात थी तो समझ नहीं आई। ओके, व्हीकल है व्हीकल, चलो व्हीकल ओपनिंग शॉपिंग बाद में लिखते हैं, अब जब जो निकाल दिया वो तो लिखने, ठीक है जी। 1000 से एसेट अकाउंट की कॉस्ट निकल गई 1000 ही, मैंने 1000 लिखने की नाकाम कोशिश की थी, लेट मी ट्राई अगेन 1000, ठीक है जी। और इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 352, एसेट अकाउंट को क्रेडिट किया एसेट की कॉस्ट से, एक्यूमुलेटेड अकाउंट को डेबिट किया उसकी एक्यूमुलेटेड से। ये दोनों फिगर्स वर्किंग 4 में निकाली हुई हैं आपने, वर्किंग 4 क्लियर, सही है। अच्छा अब अगली बात सुनो, स्क्रैप में बेचा, 0.1 मिलियन का बेचा, गेन आया लॉस आया, हमारी बला से जाए बाढ़ में, हमें क्या, बस ठीक है, नोट की हद तक काम हो गया है। हाँ, इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते तो एंट्री पूरी करते, गेन लॉस भी निकालते, ठीक है, लॉस ही है। अच्छा नेक्स्ट, अब जो नया वाला इंजन आया है वो यकम जनवरी 18 को ही आ गया 1.8 यानी 1800 का, यार इसको एडिशन में ले लो 1800। तो बेटा वो तो बेच दिया ना, वो तो बेच दिया, ये देखो ये बेचा है हमने, ये बेच दिया। एसेट अकाउंट से कॉस्ट निकली किसको, मेरे चांद पूरी कॉस्ट उसकी माइनस कर दी है, यहां से हमने उसकी पूरी अकोमोडेशन माइनस कर दी है। एंट्री करते होते हैं, याद होगा आपको, इसकी एंट्री होती थी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट 352 से और एसेट क्रेडिट 1000 से। ये 2 स्टेप्स ही हम करते हैं ना नोट में, तो बाकी तो फिर कैश आया, ठीक है, और लॉस ही आया, ठीक है। तो वो ये दोनों चीजें मुझे जरूरत ही नहीं होती, ठीक है। नोट के लिए तो बस ये 2 चीजें चाहिए, तो मैं ये तो कह रहा हूं कि इनकम स्टेटमेंट बनाते तो हम निकालते गेन लॉस, ठीक है। ये कितना 0.1 नल की कितना ऐसे कुछ करता, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, देयर इज नो ट्रांसफर, देयर इज नो रिवैल्यूएशन, देयर इज नो ट्रांसफर,
कितने ट्रांसफर ये, ठीक है जी। अब बस डेप्रिसिएशन चाहिए और ओपनिंग चाहिए। वो तो गिवन थे सवाल में। ये देखो कहाँ देखो ऊपर है, ये देखो 8800 ओपनिंग कॉस्ट है, 4000 ओपनिंग एक्यूमुलेटेड। लो जी, इतना आसान सवाल। 8800 ये भी सही नहीं है, यही सही है, कोई बात नहीं, दूसरा भी सही होगा। और 4000, अब देखो ये नंबर तो मिले ना। अब दूसरे सवाल भी थे पास करवाने वाले, तो बस आप लोगों को बेटा कॉन्फिडेंस यही देना है। पर्चा ऐसा नहीं होता आई क्या, सारे सवाल ही मुश्किल हो, वैसे इसके अंदर भी सारे मुश्किल नहीं थे, अब मिक्स है, मतलब मुश्किल थे, लेकिन आप लोगों ने तो पढ़ा हुआ था ना, सब कुछ पढ़ा हुआ था ना जी। अब फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन रहेगी, इधर देखो वर्किंग 5 यहां कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस व्हीकल का मुक गया, ओ इधर पाउच में रखना था, चलो ठीक है। ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल, सर यही तो ठीक हुआ है 8800 में से 4000 माइनस कर दो, माइनस 4000, ये आ गई जी ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स माइनस ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल्स, यानी इनको ने जान नहीं छोड़ी, इनटू 20%। जी बोलो, बताओ इसमें कोई FIR 1 वाली बात है? एक भी नहीं थी, ठीक है। तो मिक्सचर ही होता है भाई, सवाल तो सारी अकाउंटिंग है ना, वो भी अकाउंटिंग थी, ये भी अकाउंटिंग जी। कितना 816। उसके बाद ऑन एडिशन है ना, एडिशन एक, ठीक है। एडिशन 1800 इंटू 20% इंटू 6/12 180। तुमने फिर 21 की तरह बोला कसम से 180, ठीक है। ये 816 है यार, ऑनलाइन वालों को मसला हो जाता है, हालांकि सुन असल में ना डबल स्पीड में सुन रहे होते हैं 2x, तो फिर सवाल भी अजीबोगरीब आ रहे होते हैं, जो बातें कराई होती हैं वो भी पूछ रहे होते हैं। फेल होने की तरफ जा रहे हैं डबल एक्स पे सुनने वाले, फेल होने की तरफ जा रहे हैं ऑनलाइन वाले जो 2x पे सुनते हैं। क्यों किया मैंने ऐसे? 2x पे भी उनको स्लो सुनाई देगी ये बात। ओके, ऑन डिस्पोजल वर्किंग 4, ये शुरू में ही कर देनी चाहिए थी बात, चलो छोड़ो। 900, हाउ कम 924? श्योर, आर यू श्योर? ठीक है, ये सही है फिगर 1068। वर्किंग नंबर 5 आ गई, ठीक है बच्चों। क्लोजिंग बता दो, इसका क्लोजिंग 6,000 ये नहीं, ये 6000 कैसे? 8800 में 1800 ऐड हुआ और एक, तो वो जो पता नहीं क्या कर रहे थे, दीवाने को बात कर रहे थे जी। इधर दवाई नहीं खाई, तुम तो आज खा के आए 4716, ठीक है जी। 4716 है ऑनलाइन वालों, 4716 जी। यार तुम इस वक्त इसको बताओ मुझे, नहीं तुम मुझसे ना पूछो ये बात। अच्छा जी भाई साहब, पता नहीं क्या राउंडिंग में, क्या क्या मसला राउंडिंग में? 4.88 मिलियन में लिखा। हाँ जी सही है, वो 4.88 मिलियन में सही है, सही है, सही है, सही है। उनको बताओ, वो अगर काटे नंबर तो मुझे बताना। ओके, ट्रेड सॉरी कॉस्ट मॉडल रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 20%। बताओ भला, यहां तक तो कोई मसला ही नहीं था। तो 20 में से 15 नंबर तो आ गए हैं आपके, रह गए 5 नंबर। हाँ बोले क्वेश्चन क्या? हाँ हाँ ना, लेकिन मिलने चाहिए थोड़ी बहुत ग्रेस, तो आपको वर्किंग सारी हुई पड़ी है। टीए सुनते रहते हैं ना, वही टेस्ट की डिस्कशन में आप सुना करें इन बातों को। देखें यहाँ पे बच्चे ने 2500 की बजाय 60% से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आ गया 1500, तो ये गलत हो गया। अब आगे इसने कैलकुलेशन की, अगर इस पूरी वर्किंग का 1 नंबर है तो आधा इसको मिल जाए। फिर यहाँ से वो गलत वाली फिगर उठाकर बच्चा यहाँ पे लेकर गया,
तो कॉन्सेप्ट ठीक था, सिर्फ एक कैलकुलेशन गलत थी, उसने वही वाली कॉस्ट निकाली है, यहाँ का 0.5 यहाँ पे इसको मिलेगा, और उस गलत डेप्रिसिएशन की फिगर, गलत कॉस्ट से जो फिगर निकली है उसको यहाँ माइनस किया तो 0.5 यहाँ पे मिलेगा। गलती पे गलती के नंबर नहीं कटते। ओके, इसलिए कोई भी फेल नहीं होगा इंशाल्लाह। सब एतमाद से चलने वाले बच्चे हैं, एतमाद से चलते हैं, उन्हें पता है कुछ भी नहीं होने वाला, टेंशन नहीं है। ओके, लास्ट एडजस्टमेंट है, टाइम भी मुक गया है। सेटिंग अप ऑफ अ न्यू प्लांट was commenced on 1 जुलाई 19 and substantially completed on 29 फरवरी 2020। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था MCQs में। सब्सटेंशियली कंप्लीट का मतलब कंप्लीट, ठीक है। अब कमेंसमेंट हम कर रहे हैं 1 जुलाई और सिजेशन कर रहे हैं, ये मैंने क्यों डायरेक्टली लिख दिया, वो कौन लिखे आप भाई, बड़े हो गए आप, ठीक है। आप कहोगे यदि स्पेसिफिक लोन हो तब, मैंने कहा हाँ कहा तुमने ठीक, इस सवाल में तो सिर्फ एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस यूज हुआ, तो फिर कमेंसमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं, ये लिख के काटा, ठीक है। और हमें तो कमेंसमेंट की बजाय डेट ऑफ पेमेंट से गर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो डेट ऑफ पेमेंट से 29 फरवरी, ठीक है, समझ गए बात। चलो अच्छा, अब प्लांट वॉज अवेलेबल फॉर यूज ऑन 1 अप्रैल 20, अप्रैल मई जून 3 महीने डेप्रिशिएट करना है, एक तो ये ध्यान में रखना, एंड इमीडिएटली पुट इनटू यूज, ठीक है। यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट वॉज 10 साल। डिटेल्स ऑफ कॉस्ट इनकर आर एज अंडर, फर्स्ट पेमेंट, सेकंड पेमेंट, थर्ड पेमेंट, फोर्थ पेमेंट। अब फोर्थ पेमेंट जो है वो 31 जुलाई को हो रही है, तो क्या करें, कॉस्ट इनकर्ड की डिटेल है, कॉस्ट इनकर हो चुकी है, बिल ये 12,000 वाला भी तशरीफ ला चुका है भाई। बिल 29 फरवरी 2020 वाला चलो हमारे साल में ही था, 30 जून के अंदर था, ये सारे बिल हमारे साल में आ गए हैं क्योंकि कॉस्ट इनकर हो चुकी है। हाँ, उनकी पेमेंट बाद में हो रही है, तो भाई पेमेंट से हमें क्या लेना देना, हम तो इस वक्त कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस निकालने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 6 यहां पे कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ, बल्कि वर्क इन प्रोग्रेस नहीं रहा, तो कंप्लीट भी हो गया हमारे साथ। हाँ, तो कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट, जी बेटा क्या हमारे साल के बाद आ रहा है, डिटेल्स ऑफ कॉस्ट इनकर्ड आर एज, ये कॉस्ट इनकर हो चुकी हैं, ये तो सिर्फ पेमेंट की डेट है, क्या है जी, पेमेंट की डेट है, ठीक है। सबसे पहली वाली लाइन भी सवाल की पढ़ो, पहली लाइन में उसने क्या लिखा था, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज परटेन्स टू पीपीई फॉर द ईयर 20, और उसके बाद फिर उसने कहा कि ये डिटेल्स ऑफ कॉस्ट हैं जो इनकर्ड हैं, कॉस्ट इनकर हो चुकी है। ये बेटा यहाँ पे बिल की डेट नहीं लिखी हुई, यहाँ पे पेमेंट की डेट लिखी हुई है, ठीक है। तो भाई सादा सी बात है, 120 की कॉस्ट इनकर हो चुकी है, तो वो तो CWIP में डेबिट हो जाएगी ना, पेमेंट ना करें आप, पढ़ाया हुआ है आपको ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। बहरहाल कुछ बच्चों ने एक नहीं लिया, पता नहीं क्यों। तो इधर देखो, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कहते थे ना, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, यहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लिख दो, कितना, 120,000, 120,000। उसके बाद अगली लाइन में बोरिंग कॉस्ट के बारे में बता रहा है, द कॉस्ट ऑफ प्लांट वाज फाइनेंस थ्रू एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस, जनरल लोन है, चलो इसका मतलब बोरिंग कॉस्ट तो आएगी, ठीक है। ओके, विद द कैरिंग अमाउंट ऑफ दिस गवर्नमेंट ग्रांट दिस, यानी कि कोई और चीज नहीं आ रही जो हम लिखा करते थे, सिर्फ क्या आएगा, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड आएगी, और उसके लिए वर्किंग 7 अप कर लेते हैं, और यहां से हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्लांट आ जाएगी, ठीक है। अब वर्किंग 7 के लिए मैं उधर की बजाय इधर जगह पे कर लूं, अगर कोई एतराज तो नहीं है। क्यों परेशान हो, ये नहीं समझ आई थी तुम्हें सब समझ आती थी तुम्हें, सब तुम सही कर रहे थे, फिर शक्ल तुमने ऐसी क्यों बनाई हुई है जैसे सब कुछ ही लूट गया है। सुनो इधर, टेस्ट ही नहीं दिया, अच्छा यहाँ पे भाई रोशनी तो नहीं पड़ रही किसी बच्चे को यहाँ पे, फिर इस जगह कर लूं अगर, तो आमिर भाई आप भी। ओके, वर्किंग नंबर 7, बोरोइंग कॉस्ट टू बी, याद है कुछ, क्या भूल गए हो, बीच में अभी पढ़ा तो सिर्फ IS 40 ही है, तो इतना दूर तो अभी नहीं गया हमारा बोरिंग कॉस्ट। फर्स्ट, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, कोई नहीं है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, नहीं है, मुझे पता लग गया तुमने यही कहना है, ऑन स्पेसिफिक लोन नहीं है, लेस इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं है। ओके, थर्ड इज
जनरल हाँ है इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन लिखवाएं, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स। रिसीट पेमेंट नहीं बनाएंगे, जरूरत नहीं है, लोड नहीं है भाई। नहीं भाई, ये तो आपकी रिवीजन करा रहा हूं। आप बोलो हम पागल थोड़ा ही हैं कि हम ये लिखेंगे। बोलो बोलो प्लीज बोलो। नहीं बेटा, आपकी रिवीजन करवाई जरा कि ऐसा कुछ नहीं है ना, स्पेसिफिक लोन था ना इन्वेस्टमेंट इनकम थी, कुछ भी ना, जनरल लोन है। और जनरल लोन जब अकेला ही है तो भाई डेट ऑफ पेमेंट देखो, उस दिन से इंटरेस्ट को क्या अप्लाई करो। किस लिए रिसीट पेमेंट बनाना था? रिसीट पेमेंट कुरैशी स्टील में बनाना था, वहां बना तो लिया था। अच्छा, वो भी गलत वाला वो भी लेटर से है ना। ठीक बनाया, कितने बच्चों ने सही बनाया था कुरैशी स्टील वाला? ओह वाओ, 5-6 बच्चों ने, इतनी ही ज्यादा। ओके, डेट ऑफ पेमेंट इज 1 अगस्त 19, 12,000 पे किया। ठीक है, कहता है विद द लिमिट ऑफ 200 मिलियन कैरिंग मार्कअप ऑफ 12% पर एनम। साल का इंटरेस्ट आ गया। इन ट्यू कोई सस्पेंशन सस्पेंशन नहीं है, सस्पेंशन सस्पेंशन कोई नहीं है, इसलिए कोई फासले फूसले नहीं डालने, कोई मानसूस नहीं लिखने, बस अगस्त से गिनो। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। नहीं 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 नहीं, फरवरी में रुक गए, ये 5 पे 7 पे रुक गए, 7 पे रुक गए। देख लो आगे मंथ नहीं गिनने, 1 अगस्त से सिजेशन तक। परेशान परेशान। हाँ भाई, डेट ऑफ पेमेंट से सिजेशन या ईयर एंड जो पहले हो जाए, सिजेशन पहले हो रही है। और देखो डेट ऑफ पेमेंट 1 अगस्त है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। पठानों की तरफ क्या हो गया? सान्या हो गया, नहीं समझ आई, गलत हो गया। 7 महीने इंटू 7/12। ठीक है जी, सुनो। उसके बाद नेक्स्ट पेमेंट हुई है 1 अक्टूबर को 48,000 की इंटू 12% इंटू अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। नहीं करना, 5 पे रोकना है। 5 पे 5 बेटा 12। टोटल बताओ। 3 to ओके। अब एक नई चीज आई थी जो ना इससे पहले कभी आई ना इसके बाद कभी आई, उम्मीद भी नहीं है फिर आए, बहरहाल सीख लेते हैं। कहता है एक गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुई है। ओह, गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है। अब टाइम बहुत ऊपर हो गया। एक गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुई, सुन लो जल्दी से जल्दी सुन लो। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुई है, ठीक है, और वो 1 जनवरी 20 को रिसीव हुई है। 1 जनवरी 20 को रिसीव हुई है। ग्रांट अमाउंट हमने यूज की है रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी को पे करने के लिए। देखो, जनरल लोन का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करते हैं किस कॉन्सेप्ट की वजह से कि जी ये वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ रही है। ये पैसा अगर इधर इस्तेमाल ना करते तो कहीं और करते ना, तो जब कहीं और इस्तेमाल नहीं किया, इधर किया, तो इतने ऐसे का इंटरेस्ट इधर ऐड कर दो। अब इसी प्लांट से रिलेटेड एक ग्रांट आई, आपने वो पे कर दिया जनरल लोन, तो उतने ऐसे का इंटरेस्ट फिर आपको सेव भी तो इसी प्लांट की रिलेटेड ग्रांट की वजह से हुआ कि नहीं हुआ? बस इतनी सी बात थी, यहां पे लेस ग्रांट सेविंग आ जानी थी। ठीक है, अब ग्रांट कितनी दी जी आपने, बल्कि रिसीव की, आप गवर्नमेंट थोड़ी है। 20,000 इंटू ये 12% की सेविंग कितने महीने आई? जनवरी और फरवरी, 2/12 कितना आता है? 400। कोई बात नहीं, जिसने ये एक 400 नहीं लिखा उसका 0.5 मार्क कट जाएगा टीए साहब, लेकिन बाकी सब लिखा उसका अपने मार्क्स हैं, जिसने कॉस्ट लिखी उसके अपने मार्क्स हैं। तो परेशान ना हो करें, गलती पे गलती के नंबर नहीं कटे। छोटी सी बात नहीं समझ आई, दैट्स इट यार, कोई बात नहीं, क्लास में सर ने समझा दिया बस, ठीक है। पर्चे में समझ नहीं आई तो क्या हुआ यार, ये यहां पे 0.5 कट जाएगा बस, ठीक है। तो बताओ भाई, 28-40 और यही टोटल था 28-40 और ये है 28-40। लेकिन 1 मिनट रुक जाओ, एक छोटी सी चीज। 1 जनवरी को आपने एक ग्रांट रिसीव की, ऐसे ही है तो बोलो कैश डेबिट ग्रांट, डेफर्ड ग्रांट, और याद है डेफर्ड ग्रांट कितने से? 20 से। फिर 1 मार्च को आपका प्लांट कंप्लीट हो गया, प्लांट डेबिट आपने किया और CWIP क्रेडिट कर दिया, जितनी भी अमाउंट बनेगी, ठीक है। इसी दिन 2 ऑप्शंस हैं, ग्रांट को या तो इस एसिडी कॉस्ट में से नेट करो या अलग रखो। सवाल बताएगा, खामोश हो तो फिर अपनी मर्जी जो मर्जी करना। सवाल ने बताया, सवाल खामोश नहीं था, सवाल चीख पड़ा। HIL अकाउंट्स फॉर HIL यूजेस कॉस्ट, सवाल की चीख नहीं सुनाई दे रही थी। HIL डिडक्ट्स गवर्नमेंट ग्रांट्स इन अराइविंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, वो डिडक्ट कर लेते हैं एसेट में। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह।
क्या मतलब? डेफर्ड ग्रांट अभी के अभी खत्म और प्लांट कम कितने से? यानी यहां पर ही आपने क्या कर देना था? 20,000 माइनस कर देना था। ये कितने बच्चों ने ये सही कर लिया था? तो इसके भी अपने नंबर थे। कमाल कर दिया आप लोगों ने। यानी सिर्फ एक सेविंग भूले आप। क्वाइट रिमार्केबल। मतलब मैं तो इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आप लोग यहां तक चले आओगे। ये कोई बात नहीं, ये खैर है, ये वंस ऐसी कोई बातें हो जाती हैं। अब समझ आ गई। बाहर माइनस करो 102,840 ये 102 एडिशन है। 102,840 एडिशन है। कोई डिस्पोजल इसमें है नहीं। इधर देखो 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 एक दफा ओपनिंग सवाल में गिवन कोई ट्रांसफर नहीं, कोई रिवैल्यूएशन नहीं, क्लोजिंग आ जाएगा। ओपनिंग सवाल में गिवन कोई ट्रांसफर नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं, बस सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालनी है। और अब वो निकाल सकते हो कैसे? ये दस्ती इस्तेमाल में डाल दिया 1 अप्रैल से, ठीक है? किसमें? यार 1 अप्रैल से अवेलेबल फॉर यूज 1 अप्रैल को है। सब्सटेंशियली कंप्लीट हुआ ना, यूज तो नहीं ना शुरू किया। हाँ अवेलेबल हो गया, उसके बाद यूज में डिले किया तो फिर नहीं डेप्शन रोक सकते थे। अवेलेबल फॉर यूज का बताया हुआ है। तो अप्रैल मई जून 3 महीने इस 1,02,840 को डेप्रिशिएट करना था आपने, ठीक है? 1,02,840 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3/12 और नीचे यहां पर आपने लिखना था 10 टू दूसरा कौन सा है? 15। सर आ गए, पहली वाली लाइफ पुरानी 15 है, ठीक है? 10 टू 15। 10 क्यों? इस वाली की 10 लाइव थी और पिछली की 15, ठीक है भाई? सही है। तो ये डेप्रिसिएशन निकाल लेना बस और इसको कंप्लीट करना। सोल्यूशन आपके पास मौजूद है। कोई क्वेश्चन अभी फिलहाल मैं नहीं ले सकता। क्लास को जल्दी फारिग कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास के सर पहुंच चुके हुए हैं। अल्लाह हाफिज।